हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। एंड गाइस, ये वीडियो रूट टू द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ऑफ ऐश की फाइनल वीडियो है, जहां पर हम कंपैरिजन करने वाले हैं ऐश के 5 सबसे ताकतवर पोकेमॉन का बैटल्स के तौर पर। एंड यस गाइस, ये बात मैं पहले क्लियर कर दूं, हर एक पोकेमॉन अपने फैंस के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इसीलिए मैं इस बार फैन बेस को इंक्लूड नहीं करने वाला। आई नो हर एक पोकेमॉन अपने फैंस के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, पूरी दुनिया के लिए नहीं। हम जबरदस्ती किसी से मनवा नहीं सकते हैं। सो या गाइस, वीडियो में कोई भी जीते आप ऑफेंड मत होना, आपको जो सबसे अच्छा लगता है वही आपके लिए विनर होगा। लाइक मेरे लिए अभी भी इन्फर्नेप ऐश का सबसे ताकतवर पोकेमॉन है। अगर आगे चल के पोकेमॉन कंपनी इवन उसे मैजिक से हरवा देती तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तब भी मेरे लिए ऐश का सबसे ताकतवर पोकेमॉन रहेगा, क्योंकि हर एक पोकेमॉन अपने फैंस के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। बट यस, इस बार मैं फैन बेस को इंक्लूड नहीं करने वाला। आई एम गोना गो विथ रियलिटी, जो सच्चाई है मैं बस वही बताऊंगा। सो गाइस, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करना ऐसी पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस सीरीज में मैंने 5 पोकेमॉन को लिया था, चार्जार्ड, इन्फर्नेप, ग्रेनिंजा, पिकाचू एंड मैग्नेटल। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इन 5 का कंपैरिजन में बैटल फैक्टर्स के ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली यार यहाँ पे कोई 2 या 3 पोकेमॉन नहीं, पूरे 5 पोकेमॉन है। एंड हर किसी की खासियत एक दूसरे से अलग है। लाइक अटैकिंग पावर में अगर कोई ग्रेनिंजा को मात नहीं दे सकता तो स्पीड में मैग्नेटल को कोई मात नहीं दे सकता। एंड फिजिकल स्ट्रेंथ में अगर चार्जार्ड कोई मात नहीं दे सकता तो ड्यूरेबिलिटी में इन्फर्नेप को कोई मात नहीं दे सकता, और इनकाउंटरिंग मूव्स में पिकाचू को। सो या इन दोनों की खासियत एक दूसरे से अलग है, एंड सभी बैटल फैक्टर्स में अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं। सो यस गाइज, 5 पोकेमॉन के बीच हम बैटल फैक्टर्स को तो नहीं ला सकते, क्योंकि पूरी खिचड़ी बन के रह जाएगी, क्योंकि सभी अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं, सारे के सारे बैटल फैक्टर्स में। अगर 2 या 3 पोकेमॉन रहते तो मैनेज कर भी लेता, बट यहाँ पे पूरे 5 है। सो गाइस, विनर डिसाइड करने के लिए हम इन सब की जर्नी को एक बार फिर से एनालाइज करेंगे, और उसके बाद सबकी एलिमिनेशंस होगी। बट या इन शॉर्ट, सो ऑर्डर वाइज ही चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिकाचू की। वेल, पिकाचू जब ऐश के पास आया था तो पहले वो उसकी बात नहीं मानता था, बट पिकाचू जब देखता है कि कई सारे फ्योरा एंड स्पैरो से बचाने के लिए ऐश अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, तो वो उस पर भरोसा करने लगता है। एंड उसके बाद ऐश एंड पिकाचू ने काफ़ी सारी बैटल्स जीती हैं। अगर मैं बात करूँ कैंटो एंड जोटो की, तो हाँ, कैंटो एंड जोटो में पिकाचू ने उतनी इंप्रेसिव विक्ट्रीज नहीं ली हैं, क्योंकि कैंटो एंड जोटो में पूरा फोकस चार्जार्ड पे था, इसीलिए पिकाचू को काफ़ी कम स्क्रीन टाइम मिलता था। बट जैसे तैसे करके पिकाचू ने तब भी एक इंप्रेसिव विक्ट्री ले ही ली थी, ड्रेक के ड्रैगनाइट के खिलाफ। बट असल में वो ड्रैगनाइट तो पूरी तरह से थका हुआ था, जिसे टॉरस, स्कॉटल एंड खास के चार्जार्ड ऑलरेडी काफ़ी एग्जॉस्ट कर चुके थे। ऐसा नहीं है कि कैंटो एंड जोटो में सिर्फ उसने ड्रैगनाइट को ही हराया, बाकी के ओपोनेंट्स को भी हराया, बट वो उतने पावरफुल नहीं थे ड्रेक के ड्रैगनाइट के मुकाबले। लेकिन पिकाचू के लिए उन्हें हराना एक बहुत बड़ी बात थी। पिकाचू ने अपने सेकंड एवोल्यूशन में रह के अपने फाइनल एवोल्यूशन राइचू को हराया है, और तो और उसने क्लेयर से बैटल करते वक्त कैंटो के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ग्याराडोस को भी हराया था। एंड हम भूल नहीं सकते उस समय ग्याराडोस कितना ज़्यादा पावरफुल दिखाया जाता था। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंप्रेसिव विक्ट्री पिकाचू ने कैंटो एंड जोटो में हासिल की है। सो अब होइन में चलते हैं। होइन में देखा जाए तो पिकाचू की पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि अब पिकाचू पे थोड़ा फोकस किया जा रहा था। हाँ, ये बात है कि होइन में सबसे ज़्यादा फोकस सेप्टाइल पे ही किया गया था, बट पिकाचू को भी थोड़ा स्क्रीन टाइम मिल गया इस बार। और आखिरकार एक मेजर बैटल में उसने खुद को साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है, जहाँ पर उसने बैटल फ्रंटियर के स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रंटियर ब्रेन ब्रैंडन की रेजियाइस को हरा दिया था। एंड लिटरली होइन तक में ये पिकाचू की सबसे इंप्रेसिव विक्ट्री थी, क्योंकि उसने होइन तक में इतनी इंप्रेसिव विक्ट्री आज तक नहीं ली थी। होइन में पिकाचू ने 2 बहुत ही पावरफुल अटैक सीख लिए थे, जो कि आगे चल के सच में बहुत ज़्यादा काम आए। वो है आयरन टेल एंड वोल्ट टैकल। होइन रीजन में इसने एक और इंप्रेसिव विक्ट्री ली थी, बट ये उतनी कुछ खास नहीं थी, जो थी टाइसन के मेटाग्रॉस के खिलाफ। एंड गाइस, होइन रीजन में हमने पिकाचू की एक तरह से रियल स्ट्रेंथ भी देख ली थी, जहाँ पर वो एक तरह से ब्लू ऑर्ब से पोजेस्ड हो जाता है। एंड उसके बाद हम सब ने देखी थी कि पिकाचू की रियल स्ट्रेंथ क्या थी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि पिकाचू ने कोई भी अचीवमेंट हासिल की थी पूरे होइन में। आगे चल कर अगर बात करें सिनो में, तो सिनो में तो यार डेफिनेटली पिकाचू की पावर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि उस समय भी पिकाचू पे पूरा फोकस नहीं किया गया था, क्योंकि पूरा फोकस उस समय इन्फर्नेप की स्टोरी पे था, बट फिर भी पिकाचू ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। एंड अगर मैं सिनो की सबसे इंप्रेसिव विक्ट्री बताऊँ, तो पूरे सिनो में अगर पिकाचू ने सबसे इंप्रेसिव विक्ट्री ली थी तो वो है टोबायस के लाटियोस के खिलाफ, जहाँ पर उसने टोबायस के लाटियोस से अपना मैच ड्रॉ कर दिया था। लिटरली ये देखकर मुझे तो बहुत बड़ा शौक लगा था, क्योंकि इससे पहले पिकाचू ने आज तक कभी भी लाटियोस जितने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन का सामना नहीं किया था। बट सीरियसली इस बार पिकाचू ने सच में बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, पिकाचू ने आगे चल के सिनो में एक और इंप्रेसिव विक्ट्री हासिल की थी, जो कि थी वॉल्कनर के इलेक्टिवार के खिलाफ। बट मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा पिकाचू ने कुछ किया है। मैं जानता हूँ क्या है, बट मैं सिर्फ उसकी बिगेस्ट विक्ट्रीज को काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि पूरी जर्नी एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी एंड मैं कंपैरिजन भी नहीं कर पाऊँगा इन सब का। बात करूँ अगर यूनोवा की, तो यूनोवा की परफॉर्मेंस सच में पिकाचू की बहुत ख़राब रही है, जहाँ पर वो एक तरह से लेवल 5 की स्नाइवी से ही हार जाता है। बट असल में इसके पीछे फैक्ट है कि इसके पहले जैक्रोम ने उसकी सारी ताकत छीन ली थी, इसलिए वो स्नाइवी से हार गया था। वरना एंड में देखा जाए तो पिकाचू ने आगे चल के फाइनली अपना बदला ले ही लिया था लीग में, जहाँ पर उसने ट्रिप के सरपीरियर को फाइनली डिफीट कर दिया था। लेकिन गाइस, अगर सही बताऊँ तो यूनोवा में सच में पिकाचू के साथ बहुत बुरा हुआ। आई मीन ये पहला एक ऐसा रीजन था जिसमें पिकाचू पे फोकस किया जा रहा था,
लेकिन इसमें पिकाचू को उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिखाया गया क्योंकि एंड में पिकाचू को हरवा ही दिया जाता है कैमरून के लुकारियो के खिलाफ, जो कि सच में यार मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। अगर इतना ज़्यादा दिखा रहे थे तो इस बार कम से कम जिता देते, बट लिटरली ऐसा नहीं हुआ। बात करूँ मैं अगर कार्लोस की, तो सच में कार्लोस में तो पिकाचू की परफॉर्मेंस सच में कमाल की रही है। कार्लोस में उसने काफ़ी सारी इंप्रेसिव विक्ट्रीज हासिल की हैं, जैसे कि कार्लोस लीग के सेमीफाइनल्स में पिकाचू ने सॉवियर के 2 पोकेमॉन्स को अकेले नॉकआउट कर दिया था, और कार्लोस लीग के फाइनल्स में उसने अलान के भी 2 सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन को अकेले नॉकआउट कर दिया था, जो थे टायरानिटार एंड मेटाग्रॉस। और सिर्फ इतना ही नहीं, कार्लोस लीग में पिकाचू ने एक मेगा पोकेमॉन को भी हराया था, जो था कोरिना का मेगा लुकारियो। एंड लिटरली ये बैटल तो सच में कमाल के एंड मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बैटल भी है। यूनोवा एंड कार्लोस में उसने एक और मूव सीखा था, जो था इलेक्ट्रो बॉल। एंड लिटरली भाई इलेक्ट्रो बॉल यूनोवा एंड कार्लोस दोनों में काफ़ी ज़्यादा काम आया था। अब अगर मैं बात करूँ अलोला की, तो अलोला में फाइनली पिकाचू मेन पोकेमॉन बन ही गया ऐश का, वरना जब से पोकेमॉन स्टार्ट हुआ है पिकाचू कभी भी ऐश का मेन पोकेमॉन नहीं बना, एंड अगर बना है तो उसे काफ़ी कमज़ोर दिखाया गया। कैंटो एंड जोटो में ऐश का मेन पोकेमॉन चार्जार्ड था, होएन में सेप्टाइल, सिनो में इन्फर्नेप और कार्लोस में ग्रेनिंजा। एक यूनोवा में थोड़ा मोड़ा रोल मिला था पिकाचू को मेन पोकेमॉन बनने का, बट फिर भी एंड में उसे बैटल हरवा ही दी जाती है लास्ट में, वो भी जस्ट अभी अभी इवॉल्व हुए लुकारियो से। बट अलोला में फाइनली पिकाचू को भी एक बार खुद को साबित करने का मौका मिल गया, जहाँ पर उसे ऐश का मेन पोकेमॉन बना दिया गया था। एंड लिटरली अलोला में तो भाई उसने फाड़ दिया है। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो उसने कार्लोस में भी नहीं दी थी। अलोला में पिकाचू ने फिर से एक मेगा पोकेमॉन मिस्टी के मेगा ग्याराडॉस को हराया था, और तो और आगे चल के अलोला में उसने 2 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को भी हराया था, जो थे सिवाली एंड टापू कोको। और भाई टापू कोको की बैटल तो मैं क्या ही कहूँ यार, उसने तो पिकाचू को एक अलग ही लेवल पे भेज दिया। सो यार यहीं तक थी पिकाचू की जर्नी। हाँ, मैं गैलार को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गैलार में बेसिकली अभी भी पिकाचू की फुल पावर नहीं पता है, क्योंकि पिकाचू को फिलहाल के लिए जाइगैंटामैक्स फॉर्म हैंडल करना नहीं आता है। एंड हम अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को रैंक कर रहे हैं फ्यूचर के नहीं, इसीलिए अभी तो उसे नहीं आता। एंड इसी कारण से फिलहाल के लिए मैं गैलार को इंक्लूड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सिर्फ अलोला तक की ही बैटल्स को लिया है। बात करें अब नेक्स्ट पोकेमॉन चार्जार्ड की, तो चार्जार्ड की भी स्टोरी बिल्कुल इसी तरह से। गाइस चारमैंडर एंड चारमेलियन की मैं सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स गिनाने वाला हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये बैटल चार्जार्ड की है, तो इसलिए मैंने सिर्फ चार्जार्ड की पूरी जर्नी को इंक्लूड किया, चारमैंडर एंड चारमेलियन की नहीं। और कारण फिर से वही है कि यार वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो अगर हम बात करें चारमैंडर एंड चारमेलियन की, तो बेसिकली चारमैंडर ऐश का पोकेमॉन नहीं डेमियन का पोकेमॉन रहता है, बट असल में डेमियन उसे छोड़ देता है, जिसके बाद चारमैंडर ऐश की टीम को ज्वाइन कर लेता है और ऐश के साथ रहकर चारमैंडर काफ़ी सारी बैटल्स जीतता है। उसके बाद जब वो चारमिलियन में इवॉल्व होता है, तो चारमिलियन में इवॉल्व होने के बाद वो ऐश की बात मानना छोड़ देता है। बट एक समय ऐसा आता है जब एक एरोडैक्टिल ऐश को पकड़ के चारमिलियन का मजाक उड़ा देता है, एंड चारमिलियन गुस्से में आकर चार्जार्ड में इवॉल्व हो जाता है। एंड चार्जार्ड का ही बिहेवियर वैसा ही रहता है शुरू में, वो भी ऐश की बात नहीं मानता था, लेकिन एक एपिसोड में हमें दिखाया गया था ब्लेन का मैगमार, जो कि काफ़ी पावरफुल था। जब चार्जार्ड देखता है कि मैगमार कितना पावरफुल है, उसके अंदर भी लड़ने की चाहत आ जाती है, और उस समय पहली बार उसने ऐश की बात सुन ली और मैगमार को एक एपिक बैटल में डिफीट भी कर दिया था। बट बैटल के बाद वो फिर से अपने नॉर्मल अंदाज में आ जाता है एंड वो ऐश की बात मानना छोड़ देता है। लेकिन एक दिन उसका सामना होता है एक पॉलीरैथ से, जिसके खिलाफ वो हार जाता है। एंड जब ऐश उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, तो चार्जार्ड को समझ में आ जाता है कि ऐश कोई लापरवाह या फिर कमज़ोर ट्रेनर नहीं है, वो अपनी चीज़ों को सीरियसली लेता है। एंड तब से चार्जार्ड ऐश की बात मानने लगता है। एंड उसके बाद से चार्जार्ड एंड ऐश ने काफ़ी सारी बैटल्स जीती हैं। अगर मैं कैंटो को बताऊं तो कैंटो में उसने 3 इंप्रेसिव विक्ट्रीज ली थी, जो थी मैगमार, पॉलीरैथ एंड इलेक्टाबस के खिलाफ। और जब जोटो शुरू हुआ था तो जोटो में उसने एक इंप्रेसिव विक्ट्री ली थी, जो थी फॉल्कनर की पिजियोट के खिलाफ, जो कि लिटरली काफ़ी फास्ट था। बट फिर भी चार्जार्ड ने जैसे तैसे मैनेज करके पिजियोट को हरा दिया था। लेकिन उसके बाद एक एपिसोड आता है चार्जार्ड्स बर्निंग एम्बिशन, और उसके बाद उस एपिसोड में चार्जार्ड की अल्टीमेट ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो चारसिफ वैली में चल जाता है और वहाँ पर से अपनी अल्टीमेट ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। एंड लिटरली उसके बाद चार्जार्ड की पावर्स में काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पावर में बूस्टअप आ जाता है, जिसके कारण जब वो चारसिफ वैली से लौटता है तो क्लेयर के मेन पोकेमॉन ड्रैगोनेर को हरा ही देता है। और उसके बाद भी चार्जार्ड ने जोटो लीग में काफ़ी इंप्रेसिव विक्ट्रीज ली हैं। उसने गैरी की आधी टीम को अकेले हरा दिया था, जिसमें गैरी का मेन पोकेमॉन ब्लास्टॉइस भी शामिल था। एंड चार्जार्ड की हेल्प के कारण ही ऐश अपने चाइल्डहुड राइवल को हरा पाया था। और उसके बाद अगर मैं बताऊँ तो गैरी की आधी टीम को हराने के बाद चार्जार्ड की नेक्स्ट मैच होती है हैरिसन के ब्लेजिकन से, जो कि सच में भाई काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। एंड चार्जार्ड बहुत अच्छी फाइट देता है, बट किसी तरह हैरिसन का ब्लेजिकन चार्जार्ड को हरा देता है। भाई इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि यार चार्जार्ड ने फुल पावर से लड़ाई नहीं की थी, वो तो अपने पूरे एंड तक लड़ गया था। बट यहाँ पे हैरिसन की स्ट्रैटेजी ही कुछ ऐसी थी जिसके कारण चार्जार्ड इस बैटल को हार गया, वरना जहाँ तक मुझे लगता है शायद से वो ब्लेजिकन को हरा सकता था। उसके बाद जैसे ही ये जोटो लीग खत्म होती है, चार्जार्ड फिर से चारसिफ वैली में चल जाता है। एंड उसके बाद फाइनली वो रिटर्न होता है होएन रीजन में बैटल फ्रंटियर के टाइम। एंड लिटरली भाई होएन रीजन का रिटर्न मैं क्या ही कहूँ, ये रिटर्न चार्जार्ड का अब तक का सबसे बेस्ट रिटर्न था, क्योंकि इस रिटर्न में जितना दम था ना, उतना दम आई डोंट थिंक किसी रिटर्न में होगा। आते के साथ उसने लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिकुनो को हरा दिया था और पोकेमॉन वर्ल्ड का पहला नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन बना जिसने किसी लेजेंडरी पोकेमॉन को डिफीट किया हो। एंड आर्टिकुनो के खिलाफ ली गई विक्ट्री चार्जार्ड की पूरी जर्नी की सबसे बड़ी विक्ट्री है।
और जब चार्जर चारसिक वैली से वापस आता है होएन में, तब हम ये भी देखते हैं कि चारसिक वैली में ट्रेनिंग करके उसने 2 न्यू मूव्स लर्न कर लिए हैं, जो थे ड्रैगन ब्रेथ एंड ओवरहीट। एंड आगे चल के चार्जर का एक और बार अपीयरेंस होता है होएन में, बट लिटरली वो अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि वो अगली बैटल डस्टक्लॉप से हार जाता है। बट फाइनली आखिरकार डस्टक्लॉप से हारने के बाद बहुत दिनों के बाद चार्जर यूनोवा में अपना रिटर्न मारता है। एंड ये रिटर्न काफ़ी अच्छा था। आई मीन मैं मानता हूँ होएन के रिटर्न की जैसा तो नहीं था, बट लिटरली इसमें भी बहुत दम था। आई मीन इसमें जब वो वापस आता तो भाई इसकी बैटल आयरिस के ड्रैगनाइट से होती है। एंड कसम से भाई ये पूरी बैटल में आयरिस के ड्रैगनाइट को चीर के रख देता है। मतलब मैं क्या ही कहूँ, अगर एन बीच में नहीं आता ना तो ड्रैगनाइट को कोई भी चार्जर से बचा नहीं सकता था। अब अगर मैं बात करूँ इन्फरनेप की, तो इन्फरनेप ने बेसिकली उतनी बैटल्स नहीं लड़ी हैं। आई मीन सीनों में देखा जाए तो इन्फरनेप के प्री एवोल्यूशंस की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली इन्फरनेप जब चिमचार रहता है तो असल में वो पॉल का पोकेमॉन रहता है, ऐश का नहीं। बट पॉल चिमचार को वीक होने के कारण छोड़ देता है और उसके बाद ऐश उसे अपनी टीम में इन्वाइट करता है, जिसके बाद चिमचार ऐश की टीम को ज्वाइन कर लेता है। चिमचार की खासियत थी जो थी ब्लेज। उसकी ब्लेज तभी एक्टिवेट होती थी जब उसकी हेल्थ काफ़ी कम हो जाती थी, और कसम से भाई चिमचार की ब्लेज बाकी ब्लेज से काफ़ी अलग थी। एंड आगे चल के जब चिमचार मॉनफर्नो में इवॉल्व करता है तब वो एक न्यू मूव लर्न कर लेता है, मार्क पंच। बट इवॉल्व होने के बाद वो अपनी फर्स्ट बैटल इलेक्टाबस के खिलाफ हार जाता है। चिमचार एंड मॉनफर्नो में एक बात थी कि वो अपनी ब्लेज को हैंडल करना नहीं जानते थे। जब भी उनकी ब्लेज ऑन होती थी तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे। एंड उसके बाद जब मॉनफर्नो इन्फरनेप में इवॉल्व होता है तब से उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। आई मीन मैं मानता हूँ कि इन्फरनेप ने इतनी बैटल्स नहीं लड़ी हैं, बट फाइनली आगे चल के वॉल्टनर बैटल के खिलाफ वो अपनी ब्लेज को हैंडल करना सीख ही लेता है। अपने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण वो ब्लेज को कंट्रोल कर लेता है एंड वॉल्टनर की लक्सरे को हरा ही देता है। अगर मैं बात करूँ इन्फरनेप की जर्नी की, तो बेसिकली यहाँ पे जब से इन्फरनेप इवॉल्व हुआ है तब से उसने एक भी बैटल नहीं हारी है, सिवाय एक बैटल की जो उसने फ्लिंट के इन्फरनेप के खिलाफ की थी। आई मीन पूरे सीनों में इन्फरनेप ने आज तक 7 बैटल्स लड़ी हैं, एक डिटो के खिलाफ, एक फ्लिंट के इन्फरनेप के खिलाफ, एक वॉल्टनर के जॉल्टन के खिलाफ और लक्सरे के खिलाफ, और पॉल के 3 पोकेमॉन यानी कि एग्रॉन, निंजास्क एंड इलेक्टिवार के खिलाफ। एंड इन 7 बैटल्स में देखा जाए तो आज तक इन्फरनेप बस एक ही बैटल हारा है, वो है फ्लिंट के इन्फरनेप के खिलाफ। लेकिन इन्फरनेप ने जितनी बैटल्स जीती है, अगर देखा जाए तो उनमें जितने ही पोकेमॉन्स को उसने हराया उनमें सिर्फ 2 ही पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग थे, जो थे लक्सरे एंड पॉल का इलेक्टिवार। बाकी के पोकेमॉन भी स्ट्रॉन्ग थे यार। आई मीन एग्रॉन ने तो पिकाचू को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था, बट इलेक्टिवार के जितने इलेक्टिवार के मुकाबले वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। सो ये मान सकते हो कि पूरी सीनों में इन्फरनेप ने सिर्फ 2 ही इंप्रेसिव विक्ट्रीज ली हैं, एक है लक्सरे के खिलाफ और दूसरी इलेक्टिवार के खिलाफ। बट पूरे सीनों में उसने एक बहुत बड़ा काम किया था, जो कि लिटरली इन्फरनेप के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा काम था। वो था अपनी ब्लेज को कंट्रोल कर लेना, जिसके कारण वो पॉल के इलेक्टिवार को हरा पाया था। एंड इसके बाद देखा जाए तो इन्फरनेप JN68 में वापस आता है, बट इस एपिसोड में उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहती है। आई मीन लिटरली इन्फरनेप पिट जाता है मोल्ट्रेस से। भले उसकी बैक स्टोरी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बट फाइट में तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखा था। पहले मुझे लग रहा था कि शायद इसके वीक होने के पीछे कुछ कारण हो सकता है, लाइक मोल्ट्रेस को काफ़ी अच्छा बिल्डअप दिया गया था। एंड ऑफ कोर्स इन्फरनेप जिस बैटल में लड़ा है वो एक वाइल्ड बैटल थी, एंड वाइल्ड बैटल में स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। सो हो सकता है कि इन्फरनेप को अच्छा खासा स्क्रीन टाइम ना मिला हो अपनी रिकवरी करने के लिए। बट इसमें मैं एक फैक्ट भूल चुका था कि हम अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को रैंक करें फ्यूचर के नहीं। इसीलिए अब तक जितनी पावर दिखाई गई, जिस तरह से दिखाई गई, चाहे वीक होने के पीछे कोई भी कारण क्यों ना हो, भले ही मोल्ट्रेस को बिल्डअप मिला हो या फिर इन्फरनेप ने स्क्रीन टाइम हासिल ना किया हो, वाइल्ड बैटल में लड़ा इसलिए उसे स्क्रीन टाइम ना मिला हो, पर चाहे जो भी कारण हो, अभी जितनी पावर दिखाई गई उसी को ही ले सकते हैं, क्योंकि कंपैरिजन का ये पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। क्योंकि भाई हम फ्यूचर के नहीं अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को देख रहे हैं। एंड इसलिए अगर इन्फरनेप के वीक होने के पीछे कारण हुआ भी, तब भी हम उसे फिलहाल के लिए तो स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते हैं, फिलहाल के लिए वो वीक ही आएगा। अब बात करें अगर ग्रेनिंजा की, तो बेसिकली यहाँ पे ग्रेनिंजा के पास एक अलग तरह की पावर थी। लाइक ग्रेनिंजा जब फ्रोकी था तो वहाँ पे बेसिकली वो ट्रेनर्स को चुनता था लेकिन छोड़ देता था। मैंने पहला ऐसा पोकेमॉन देखा है जो ट्रेनर्स को चुनता है। आई मीन ट्रेनर पोकेमॉन को चुनते हैं, बट यहाँ पे पोकेमॉन ट्रेनर को चुन रहा है। एंड उसे कोई वर्दी ट्रेनर नहीं मिलता था, इसलिए वो हमेशा डिसअपॉइंट हो जाता था। बट जब से वो ऐश से मिला, वो ऐश का पोकेमॉन बन गया, एंड तब से फ्रोकी ने काफ़ी सारी बैटल्स जीती हैं। एंड जब वो फ्रॉगेडियर में इवॉल्व हुआ था तो फ्रॉगेडियर में भी उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। एंड फ्रॉगेडियर में भी उसने एक इंप्रेसिव विक्ट्री ले ही ली थी सॉवेयर के ग्रोवाइल को हरा के। एंड जब से वो ग्रेनिंजा में इवॉल्व हुआ तब से यार फैंस पागल होकर रह गए। आई मीन ग्रेनिंजा में इवॉल्व होने के साथ ही उसने एक न्यू फॉर्म हासिल कर लिया जो था ऐश ग्रेनिंजा। एंड इवॉल्व होते के साथ ही वो बिशाप को बस एक पावरफुल कट अटैक से हरा देता है। और उसके बाद ग्रेनिंजा ने काफ़ी सारी बैटल्स लड़ी थी। ऐश ये पता करना चाहता था कि आखिर ग्रेनिंजा की जो पावर है वो है क्या, जिसके कारण उसने बार बार ग्रेनिंजा की इस पावर को प्रोवोक किया बाहर आने के लिए। एंड ग्रेनिंजा की वो पावर तभी बाहर आती थी जब वो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स का सामना करता था, लाइक सेप्टाइल या फिर चार्जार्ड। बट प्रॉब्लम असल में ये थी कि ग्रेनिंजा एंड ऐश पूरी तरह से एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रह पाते थे। आई मीन बीच में उनका बॉन्ड ब्रेक हो जाता था, जिसके कारण यहाँ पे ग्रेनिंजा बैटल्स हारता गया।
उसने जितनी बैटल्स हारे ना, मैक्सिमम बैटल्स तो वो सिर्फ और सिर्फ एग्जॉस्ट होने के कारण हारा था। बट आगे चल के ऐश बॉन्ड एवोल्यूशन को मास्टर कर ही लेता है, जिसके बाद ग्रेनिंजा ने काफ़ी सारी टफ ओपोनेंट से फाइट किए। बट अगर मैं बताऊँ तो हराया सिर्फ 2 ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को है, जो थे मेगा एमोस्नो एंड सॉवेयर का मेगा सेप्टाइल। हाँ, मैं जानता हूँ अलान के मेगा चार्जार्ड के खिलाफ लड़ा था एंड काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी एंड उसे ऑलमोस्ट फेंट कर भी दिया था, बट उस बैटल में वो हार गया था। सो या उस बैटल को मैं काउंट तो कर सकता हूँ, बट अगर इंप्रेसिव विक्ट्रीज़ की बात रही तो ग्रेनिंजा ने भी आज तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही इंप्रेसिव विक्ट्रीज़ ली हैं, मेगा एमोस्नो एंड मेगा सेप्टाइल के खिलाफ। लेकिन आगे चल के एक एपिसोड आता है XY 133 जिसका नाम है कमिंग अपार्ट एट द ड्रीम्स। उस एपिसोड में भाई मैं क्या ही कहूँ, ग्रेनिंजा की पावर्स एक अलग ही लेवल पे चल गई। बॉन्ड एवोल्यूशन से उसने एक एक्सट्रीमली पावरफुल रे का सामना कर लिया था एंड सारे के सारे नॉन लेजेंडरीज को पावर के मामले में मात दे दी। जितनी ताकत ऐश ग्रेनिंजा ने उस समय दिखाई थी उतनी ताकत आज तक कोई भी पोकेमॉन नहीं दिखा सका है। पावर के मामले में तो डेफिनेटली उसने सारे के सारे नॉन लेजेंडरीज को सरपास कर दिया था। हाँ, ज़ाइगार्ड को नहीं कर पाया था, बट डेफिनेटली सारे के सारे नॉन लेजेंडरीज ज़रूर पीछे हो गए थे। और उसके बाद ऐसे काफ़ी सारे एपिसोड्स हैं जैसे कि फॉर्मिंग अ मोर परफेक्ट यूनियन, रॉकिंग कालोस डिफेंस, जिसमें ग्रेनिंजा की एक और पावर हमें देखने को मिली थी कि वो चीज़ों के आर पार देख सकता है एंड चीज़ों को सेंस भी कर सकता है। इवन वो उन नेगेटिव वाइन्स जो डिस्ट्रक्टिव वाइन्स थी जो रेड ज़ाइगार्ड ने क्रिएट की थी उन्हें भी लोकेट कर सकता है, जिन्हें इवन ज़ाइगार्ड भी नहीं देख सकता था। एंड इसीलिए ज़ाइगार्ड को ग्रेनिंजा की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ज़ाइगार्ड बेसिकली उन वाइन्स को लोकेट नहीं कर पाता था, जिसके कारण वो उसके खिलाफ कमज़ोर पड़ने लगा। एंड इसीलिए ग्रेनिंजा ज़ाइगार्ड की हेल्प करने के लिए कालोस में ही रुक जाता है एंड वो ऐश के साथ ट्रैवल नहीं करता एंड ऐश उसे उस समय रिलीज़ कर देता है। अब अगर मैं नैगनेडल की स्टोरी एक्सप्लेन करूँ तो बेसिकली जब नैगनेडल अपने प्री एवोल्यूशन यानी कि पोपॉइल रहता है, तब बेसिकली वो एक वर्ल्ड में रहता है जहाँ पर काफ़ी सारे पोपॉइल रहते हैं एंड वहाँ पे अल्ट्रा नेक्रोसॉस रहता है। बट अचानक से एक दिन एक मीटियोर आता है और अल्ट्रा नेक्रोसॉस मीटियोर को रोकने के लिए जाता है एंड रोक तो लेता है बट अपना फॉर्म खो देता है। उसके बाद यहाँ पर पोपॉइल का जो वर्ल्ड था वो एक वेस्टलैंड में बदल जाता है एंड पोपॉइल अपने वर्ल्ड को छोड़ के किसी बेटर प्लेस में रहने चल जाता है और तब वो जाके ऐश से मिलता है। और जैसे सीरीज़ आगे बढ़ती है, नेक्रोज़मा का अपीयरेंस एक और बार होता है जहाँ पर उसके ऊपर 4 एपिसोड्स बनाए जाते हैं, जहाँ पर उसकी पूरी की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन किया जाता है। सिक्योरिंग द फ्यूचर वाले एपिसोड में नेक्रोज़मा दोबारा से अपने अल्ट्रा फॉर्म में आ जाता है और पोपॉइल के वर्ल्ड को दोबारा से रिस्टोर कर देता है और उसके बाद पोपॉइल वहीं पर रुक जाता है ताकि वो ज़्यादा खुश रहे। रुकता नहीं, मतलब ऐश उसे वहीं पर छोड़ देता है ताकि वो ज़्यादा खुश रहे। फिर एक एपिसोड आता है जिसमें एक शाइनी गज लॉर्ड ऐश और उसके फ्रेंड्स पे हमला कर रहा होता है एंड उस समय यहाँ पे पोपॉइल वापस आता है अल्ट्रा वर्महोल में से, जहाँ पर हमें पता चलता है कि पोपॉइल नैगनेडल में इवॉल्व हो चुका है। एंड लिटरली भाई नैगनेडल की परफॉर्मेंस वहाँ पे काफ़ी अच्छी थी। मतलब ऐश और उसके फ्रेंड जिस गजलॉर्ड को मिलकर भी नहीं रोक पा रहे थे, उस गजलॉर्ड को नैगनेडल ने बस एक ही जी मूव में नॉकआउट कर दिया। फिर आगे चल के नैगनेडल की 2 और बैटल्स हुई थी, जो थी लुकारियो के खिलाफ एंड टापुको के खिलाफ। एंड लुकारियो के खिलाफ वो अपनी बैटल जीत जाता है बट वो अपनी बैटल टापुको के खिलाफ हार जाता है। अब देखा जाए तो इसमें नैगनेडल ने 3 बैटल्स लड़ी हैं अपनी पूरी लाइफ में, जिसमें से कोई भी ओपोनेंट कमज़ोर नहीं था। शाइनी गजलॉर्ड, लुकारियो एंड टापुको ये सभी के सभी पावरफुल थे। सो हम ये कह सकते हैं कि नैगनेडल ने भले ही कम बैटल्स लड़ी हैं, लेकिन जितनी बैटल्स लड़ी थी सभी के सभी पावरफुल ओपोनेंट के खिलाफ लड़ी हैं। उसने 3 बैटल्स लड़ी हैं जिसमें से वो 2 बैटल्स जीता है। सो हाँ गाइस, यही तक थी नैगनेडल की पूरी स्टोरी। सो अब मैंने इन 5 पोकेमॉन की पूरी जर्नी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। सो फिर चलिए फाइनली बढ़ते हैं अब एलिमिनेशंस की तरफ। सो अगर इस पूरी जर्नी को एक्सप्लेन करने के बाद अगर मैं एलिमिनेशंस करूँ, सो जहाँ तक मुझे लगता है अगर कोई पोकेमॉन इन 5 में सबसे पहले हारेगा देन इट विल बी अल्ट्रा बीस्ट नैगनेडल। अब ऐसा नहीं है कि नैगनेडल कमज़ोर है, बिल्कुल भी नहीं। नैगनेडल काफ़ी पावरफुल था बट इसने बहुत ही कम बैटल्स लड़ी हैं। मैं जानता हूँ जितनी बैटल्स लड़ी है सारे पावरफुल ओपोनेंट्स के खिलाफ लड़ी हैं, बट अगर थोड़ी सी बैटल्स और लड़ लेता तो शायद ये इस लिस्ट में और आगे आ जाता। बट फिलहाल के लिए तो हम इसे इन पोकेमॉन से स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते, क्योंकि चार्जार्ड, ग्रेनिंजा, इन्फर्नेप एंड पीकाचू ये सब ऐसे पोकेमॉन्स हैं जिन्हें हराने के लिए नैगनेडल की इतनी ताकत काफ़ी नहीं होगी। लिटरली ये चारों की चारों ऐश के सबसे ताकतवर पोकेमॉन में से एक हैं, इसीलिए यहाँ पर इन्हें हराने के लिए इतनी बैटल्स काफ़ी नहीं हैं। आई एक्सेप्ट नैगनेडल की पूरी पावर आज तक हमने नहीं देखी है, बट गाइस हम अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को रैंक कर रहे हैं फ्यूचर के नहीं। एंड इस हिसाब से देखा जाए तो अब तक नैगनेडल की जितनी पावर दिखाई गई उसी बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। सो अगर ऐसे में देखा जाए आई डोंट थिंक कि नैगनेडल इन चारों को हरा पाएगा, क्योंकि डेफिनेटली ये चारों काफ़ी पावरफुल है एंड इतनी ताकत काफ़ी नहीं है इन चारों को हराने के लिए। सो अगर सबसे पहली एलिमिनेशन अल्ट्रा बीस्ट नैगनेडल की होगी। अब अगर नेक्स्ट एलिमिनेशन की बात करूँ तो नेक्स्ट एलिमिनेशन में ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट एलिमिनेशन एक तरह से एक फ़ैन फेवरेट पोकेमॉन की है। क्योंकि जो पोकेमॉन नेक्स्ट एलिमिनेट होगा वो असल में है, इसे सुन के तो तुम लोग मेरा गला ही घोट दोगे, बट जहाँ तक मुझे लगता है जो नेक्स्ट पोकेमॉन एलिमिनेट होगा वो है फ़ैन फेवरेट चार्जार्ड। चार्जार्ड को एलिमिनेट करने के पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं, बट अगर मैं सबसे बड़े रीज़न की बात करूँ तो वो है इसकी पावर्स में अप डाउन्स। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते चार्जार्ड की पावर्स में कितना अप डाउन्स आता है। लाइक चार्जार्ड को यूनोवा में काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया एंड काफ़ी लोगों का मानना है कि यूनोवा चार्जार्ड ऐश का सबसे ताकतवर चार्जार्ड है, बट असल में ऐसा नहीं है। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है यूनोवा चार्जार्ड एक तरह से मतलब चार्जार्ड के साथ जो हमेशा होता है ना, इस बार भी वही हुआ है।
चार्जार्ड हर बार आता तो एटम बॉम्ब बन के है, बट पोकेमॉन कंपनी कुछ ही एपिसोड्स के अंदर उसे फुस्की बम बना देती है। लाइक कैंटो में जिस चार्जार्ड ने पॉलीरैथ, मैग्मार एंड इलेक्टाबस को हराया, जोटो में आके चिकोरिटा से हार जाता है। होइन में जिस चार्जार्ड ने आर्टिकोनो को हराया, अगली बैटल डस्क्लॉप से हार जाता है। और यही हुआ है यूनोवा में। काफ़ी लोगों की यही प्रॉब्लम है कि उन्होंने पूरा यूनोवा देखा ही नहीं है, एंड इसलिए वो नहीं जानते कि यूनोवा में चार्जार्ड के साथ क्या क्या हुआ है। अगर भाई सही कहूँ ना तो मतलब इतना समझ लो कि पूरे यूनोवा में पोकेमॉन कंपनी ने चार्जार्ड को बुरी तरह से पेल दिया है। आई मीन चार्जार्ड पहली बार आया था तो अपनी फर्स्ट मैच उसने आयरिस के ड्रैगनाइट के खिलाफ लड़ी, जिसके खिलाफ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। बट उसके अगले एपिसोड में उसकी बैटल दोबारा से आयरिस के ड्रैगनाइट के खिलाफ होती है, जहां पर आयरिस के ड्रैगनाइट को टीम प्लाज्मा कंट्रोल कर रही होती है, जिसमें आयरिस का ड्रैगनाइट एक रैम्पेज में चला जाता है। एंड लिटरली भाई इस समय चार्जार्ड ड्रैगनाइट पे एक सिंगल अटैक तक लैंड नहीं कर पाता। काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि असल में ये ड्रैगनाइट बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया होगा, बट गाइज ऐसा नहीं है। सही बताऊं तो इससे ही पावरफुल ड्रैगनाइट का सामना चार्जार्ड जोटो में ही कर चुका है। जोटो में एक एपिसोड था ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर, इसमें भी एक ड्रैगनाइट रेज में चला गया था, एंड लिटरली इस ड्रैगनाइट का रेज तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इसने रेज में आके ना सिर्फ चार्जार्ड, ड्रैगनर एंड पिकाचू को अकेले हैंडल किया, बल्कि ऑलमोस्ट पूरे जंगल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जबकि आयरिस का ड्रैगनाइट जहां पर फाइट कर रहा था उस जगह का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, इवन वहां की एक ईंट तक नहीं उखाड़ सका था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये वापस आया था तो आयरिस के ड्रैगनाइट का ड्रैगन रश इसे 1 इंच भी नहीं हिला सका था, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका था। बट आगे चल के एक एपिसोड में इसे लाइपट एंड गोलट के शैडो बॉल ने काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया था। आई मीन जिस चार्जार्ड को ड्रैगन रश हिला तक नहीं पाया, उस चार्जार्ड को 3 शैडो बॉल नहीं उड़ा कर रख दिया, काफ़ी दूर जाके गिरा था। इस सीन में इसकी ड्यूरेबिलिटी लिटरली काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। इवन इसे 3 शैडो बॉल में ही इतना ज़्यादा डैमेज हो गया था कि इसे पिग्नाइट जैसे पोकेमॉन की हेल्प की ज़रूरत पड़ गई। ऑन टॉप ऑफ दैट जिस शैडो बॉल से इसे इतना ज़्यादा डैमेज हुआ, उन शैडो बॉल्स को कुछ सेकंड्स बाद पिग्नाइट के फ्लेम थ्रोअर ने ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे चल के चार्जार्ड और कमज़ोर हो गया, जहाँ पर ये लाइपॉड की एक एनर्जी बॉल से ही नीचे गिर जाता है। एक ऐसा अटैक जिससे इसे 1/4 रेजिस्टेंस था। और तो और ये इवन टीम रॉकेट के सामने डोमिनेट हो जाता है, जहाँ पर ये टीम रॉकेट के केज का अपने विंग अटैक से कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। इवन एक एक्सप्लाउड को भी अपने ड्रैगन टेल से फेंट नहीं कर पाया था, डिस्पाइट द फैक्ट दैट एक्सप्लाउड ऑलरेडी टुक द डैमेज ऑफ इमोल्का's हिडन पावर एंड एक्सेस ड्रैगन रेज। और यहाँ पे हम ये भी नहीं कह सकते कि उस ड्रैगन टेल से उसकी 90% HP कट आउट हो गई होगी, क्योंकि उसके बाद उसे ड्रैगन रश भी लगा था ड्रैगनाइट का, पर तब भी उस एक्सप्लाउड को कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब लिटरली चार्जार्ड को आगे चल के पूरे यूनोवा में काफ़ी कमज़ोर कर दिया गया था। वो आया तो था एटम बॉम्ब बन के, बट कुछ एपिसोड्स के बाद ही पोकेमॉन कंपनी ने उसे फुस्की बम बना दिया। मतलब देखा जाए तो चार्जार्ड पूरे यूनोवा में 26 एपिसोड में रहा है, जिसमें से वो 12 एपिसोड्स में अपेयर हुआ है। एंड अगर उन 12 एपिसोड्स का एनालिसिस करके देखा जाए तो बस एक ही एपिसोड है जिसमें वो पावरफुल था, वो है उसका रिटर्न वाला एपिसोड फायर्स ऑफ रेड हॉट रियूनियन। उसके बाद चार्जार्ड जिस भी एपिसोड में अपेयर हुआ है, या तो मुंह दिखाई करने के लिए या फिर आके पिटा है, मारा तो एक भी एपिसोड में नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। अगर गाइस आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उन सारे एपिसोड्स की लिंक दी है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। अब काफ़ी लोगों का ये पॉइंट रहा कि असल में यूनोवा के पोकेमॉन्स और ऐश के बाकी के पोकेमॉन्स को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए किया गया था, क्योंकि अगर चार्जार्ड पे ज़्यादा फोकस कर दिया जाता तो चार्जार्ड डेफिनेटली सारे के सारे पोकेमॉन्स को अकेले ही हरा देता। मतलब टीम प्लाज्मा एंड टीम रॉकेट उसके लिए क्या है, सो इसलिए चार्जार्ड पे फोकस नहीं किया गया था। बट गाइज इसमें हम एक फैक्ट भूल रहे हैं कि हम अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को रैंक कर रहे हैं फ्यूचर के नहीं। इसीलिए अब तक जितनी पावर दिखाई गई है, जिस तरह से दिखाई गई है, हम उसी को काउंट कर सकते हैं। क्योंकि गाइज ऐसे देखा जाए तो आज मेगा म्यूटो आई भी काफ़ी ताकतवर है, क्योंकि उसके साथ भी यही हुआ है, उसने अपनी कोई पावर इस्तेमाल ही नहीं की थी। लेकिन हम अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को रैंक कर रहे हैं, इसलिए हम अभी तक की पावर्स को ही ले सकते हैं। इसलिए मेगा म्यूटो आई की कमज़ोर होने के पीछे चाहे कोई भी कारण हो, अभी के लिए हम उसे स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को रैंक करने के तौर पर जितनी पावर दिखाई गई, जिस तरह से दिखाई गई, उसी को काउंट किया जा सकता है। काफ़ी लोगों की यही गलती रहती है कि वो ऐश की चार्जार्ड को बस एक एपिसोड फायर्स ऑफ रेड हॉट रियूनियन के ऊपर जज कर लेते हैं। काफ़ी लोगों ने पूरा यूनोवा देखा ही नहीं है। गाइज अगर आप पूरा यूनोवा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चार्जार्ड की पावर्स में कितना अपडाउन्स किया गया है। वो आया तो था एटम बॉम्ब बन के, बट पोकेमॉन कंपनी ने कुछ एपिसोड्स के बाद ही उसे फुस्की बम बना के रख दिया। एंड लिटरली मैन, इतना सब कुछ हो जाने के बाद आई सीरियसली फाउंड नो रीज़न टू से दैट चार्जार्ड इज़ पावरफुल देन ब्लेज इन्फर्नेप, ऐश ग्रेनिंजा और पिकाचू। क्योंकि फिलहाल के लिए देखा जाए तो रूल्स के अकॉर्डिंग हम चार्जार्ड को ज़्यादा पावरफुल नहीं बोल सकते हैं। उसके वीक होने के पीछे चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो, बट अभी के लिए तो उसे स्ट्रॉन्ग नहीं माना जा सकता, क्योंकि हम अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को देख रहे हैं। एंड इस हिसाब से देखा जाए तो ब्लेज इन्फर्नेप, ऐश ग्रेनिंजा और पिकाचू ये तीनों की तीनों चार्जार्ड से ज़्यादा पावरफुल हैं फिलहाल के लिए। मैं जानता हूँ सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, बट एक बार उन सारे के सारे एपिसोड्स को चेकआउट करो, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आई डोंट थिंक कि पूरी दुनिया में आपको ब्लाइंड फैंस एंड फैन बॉयज़ के अलावा ऐसा कोई भी बंदा मिलेगा जो कि उन सारे एपिसोड्स को देखने के बाद भी चार्जार्ड को ब्लेज इन्फर्नेप, ऐश ग्रेनिंजा एंड पिकाचू से पावरफुल बोल दे। सो इसीलिए फ़िलहाल के लिए तो नेक्स्ट एलिमिनेशन चार्जार्ड की होगी। अब बचते हैं 3 पोकेमॉन, इन्फर्नेप, ग्रेनिंजा एंड पिकाचू। अब अगर इन तीनों में देखा जाए तो अगर भी पोकेमॉन सबसे पहले एलिमिनेट होगा देन वो रहेगा ब्लेज इन्फर्नेप। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि ब्लेज इन्फर्नेप ऐश ग्रेनिंजा एंड पिकाचू से कमज़ोर है। लिटरली भाई, ऐश ग्रेनिंजा एंड पिकाचू आर जस्ट वे पावरफुल देन ब्लेज इन्फर्नेप। अगर इन्फर्नेप की फाइट कभी ग्रेनिंजा से होती है देन डेफिनेटली अपर हैंड ग्रेनिंजा के पास ही रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो ऐश ग्रेनिंजा इज जस्ट वे फास्टर देन इन्फर्नेप।
अगर मैं मैथ्स कैलकुलेशन के हिसाब से समझाऊं एक सिंपल वे में, तो आप मान सकते हैं कि अगर 10 सेकंड के अंदर इन्फर्नेप ने 10 मार्क पंच ग्रेनिंजा को मार दिए, तो वहीं 10 सेकंड में ग्रेनिंजा इन्फर्नेप पे 15 से 16 बार एरियल एस इस्तेमाल कर चुका होगा। एंड डोंट फॉरगेट एरियल एस इन्फर्नेप पे सुपर इफेक्टिव भी है। और ऐसा भी नहीं है कि ग्रेनिंजा का एरियल एस कमजोर है, भले ही वो मूव कमजोर है, बट ग्रेनिंजा उसे एक अलग ही लेवल पे ले गया अपनी एफिशिएंसी के कारण। एंड एरियल एस उसने ऑलरेडी एक सुपर पावरफुल पोकेमॉन मेगा एबोमस तक को फेंट कर दिया था। सो जहाँ तक मुझे लगता है इन्फर्नेप इस मूव से काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेगा। इन्फर्नेप की ब्लेज ऑन होने के बाद ग्रेनिंजा को थोड़ी परेशानी आएगी इसे हराने में, बट जहाँ तक मुझे लगता है एंड में ग्रेनिंजा ही जीतेगा, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे इन्फर्नेप अपनी ब्लेज में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। एंड या इसकी ब्लेज काफ़ी अलग है बाकी ब्लेज से, इसी कारण ये इलेक्टिव की कॉम्बिनेशन ऑफ डबल थंडर पंच तक को सह पाया था। बट गाइस ग्रेनिंजा के पास अभी भी अपना एक आखिरी हथियार बाकी है, उसका अल्टीमेट वाटर शूरिकेन। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डबल थंडर पंच कितना ही पावरफुल हो, बट अल्टीमेट वाटर शूरिकेन के सामने नहीं टिक सकता। अल्टीमेट वाटर शूरिकेन की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि with immense physical strength and dominable power, extreme durability, on top of that not weak against water type होने के बाद भी अलान का सुपर पावरफुल मेगा चार्जार्ड एक्स ऑलमोस्ट फेंट हो गया था। सो ब्लेज इन्फर्नेप की ना तो फिजिकल स्ट्रेंथ अलान के चार्जार्ड की जितनी है, ना ही अलान के चार्जार्ड की जितना वो ड्यूरेबल है। ऑफ कोर्स यार, अलान के चार्जार्ड ऑलरेडी ज़ायगार्ड का लैंड ज़रूरत तक सह चुका है, और तो और उसकी पावर भी अलान के चार्जार्ड की जितनी नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दैट वो वाटर टाइप से वीक भी है। सो मुझे नहीं लगता कि अल्टीमेट वाटर शूरिकेन के सामने इन्फर्नेप टिकेगा। ब्लेज इन्फर्नेप ऐश ग्रेनिंजा को काफ़ी अच्छी फाइट दे सकता है, बहुत ही अच्छी टक्कर दे सकता है। बट अगर ग्रेनिंजा ने मैच में अल्टीमेट वाटर शूरिकेन यूज़ कर दिया तो मुझे नहीं लगता है कि वो टिकेगा। एंड अगर किसी तरह उसने जैसे तैसे करके एक अल्टीमेट वाटर शूरिकेन सह भी लिया, तब भी इसके बाद ब्लेज इन्फर्नेप लड़ने की हालत में नहीं रहेगा। एंड उसके बाद ग्रेनिंजा उसे एरियल एस से ही हरा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑलरेडी वो एरियल एस से मेगा एबोमस तक को हरा चुका है। ऑन टॉप ऑफ दैट अलान के चार्जार्ड तक को घुटनों पे ला चुका है। सो मुझे नहीं लगता कि अगर अल्टीमेट वाटर शूरिकेन उसने सह लिया उसके बाद वो एरियल एस का सामना कर पाएगा। और हाँ, अल्टीमेट वाटर शूरिकेन की तरह ही एरियल एस भी उस पर सुपर इफेक्टिव है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें ग्रेनिंजा की अटैकिंग पावर काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। मतलब ये अटैक्स उस पर सुपर इफेक्टिव तो है ही, बट ग्रेनिंजा की अटैकिंग पावर की वजह से ब्लेज इन्फर्नेप पे ये सारे अटैक्स और भी ज़्यादा पावरफुल रहेंगे। आई नो ब्लेज इन्फर्नेप आज तक कभी भी अपनी ब्लेज में हारा नहीं है, बट लिटरली भाई ऐश ग्रेनिंजा की बात अलग है, ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। और जहाँ तक बात रही पिकाचू की, पिकाचू को ब्लेज इन्फर्नेप क्यों नहीं हरा सकता ये मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल के लिए इतना जान लो कि वो पिकाचू के सामने नहीं टिक सकता। सो अब बचते हैं दो पोकेमॉन्स, ऐश ग्रेनिंजा और पिकाचू। और अब अगर इन दोनों में बैटल होगी तो डेफिनेटली इन दोनों की बैटल मोस्ट एपिक बैटल बनेगी, क्योंकि ये दोनों ही ऐश के सबसे ताकतवर पोकेमॉन में से एक हैं। लेकिन देखते हैं कि इन दोनों में कौन जीतता है। एक बात मैं क्लियर कर दूँ, फीट्स एंड पावर के मामले में ऐश ग्रेनिंजा एक अलग ही लेवल पे है। ऑलरेडी वो एक एक्सट्रीमली पावरफुल रे का सामना कर चुका है। मुझे नहीं लगता इतनी ताकत आज तक कहीं पिकाचू ने दिखाई होगी। सो या पावर एंड फीट्स में तो पिकाचू ग्रेनिंजा को मात नहीं दे सकता। इसलिए हम एक बार बैटल्स पे देखते हैं कि उन दोनों में कौन ज़्यादा ताकतवर है। पहले अगर बैटल्स पे देखा जाए तो यहाँ पे पिकाचू ग्रेनिंजा की जितना फास्ट नहीं है। आई नो इन दोनों की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, दोनों ही बहुत फास्ट हैं, बट ऑफकोर्स पिकाचू चाहे जितना ही फास्ट हो रहेगा वो ऐश का थर्ड मोस्ट फास्टेस्ट एंड एजील पोकेमॉन ही, क्योंकि सेकंड पे ग्रेनिंजा है। फर्स्ट पे मैं बता चुका हूँ यार, मैग्नेटल आ चुका है, उसने सबकी स्पीड को सरपास कर दिया है एंड सबकी एजिलिटी को भी। सो यार डेफिनेटली उसे इस काम में मात कोई नहीं दे सकता। ऐश ग्रेनिंजा एंड पिकाचू भी उससे पीछे हो चुके हैं। लेकिन अगर मैग्नेटल के अलावा देखा जाए तो ऐश ग्रेनिंजा अभी तक ऐश का सबसे फास्टेस्ट एंड एजील पोकेमॉन रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट ऐश ग्रेनिंजा की अटैकिंग पावर पिकाचू से कहीं ज़्यादा है। पिकाचू की अटैकिंग पावर कितनी भी हो बट ऐश ग्रेनिंजा की जितनी नहीं है। वहीं पिकाचू के पास भी टाइप एडवांटेज है, वो इलेक्ट्रिक टाइप अटैक्स करके ग्रेनिंजा पे सुपर इफेक्टिव डैमेज डील कर सकता है। बट ग्रेनिंजा अभी बच सकता है अपने डबल टीम अटैक से। एंड अगर उसने डबल टीम अटैक किया तो पिकाचू को पूरे डबल टीम को हटाने में कम से कम 2 टर्न तो लगेंगे, दो थंडर तो लगे जाएंगे। एंड उतने समय ऑलरेडी ग्रेनिंजा उसके पास आकर उसे पीटना शुरू कर देगा। एंड अगर पिकाचू ने डबल टीम नहीं हटाया तो हम सबको अभी तक याद है कि मेगा सेप्टाइल का क्या हुआ था। ग्रेनिंजा अपना वाटर शूरिकेन जमीन पे भी यूज कर सकता है पिकैक्स की तरह, जैसा उसने अलान के चार्जार्ड के ब्लास्ट बर्न को रोकने के लिए किया था। एंड अगर ग्रेनिंजा ने अल्टीमेट वाटर शूरिकेन फायर कर दिया तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि क्या होगा। पिकाचू की ड्यूरेबिलिटी चाहे कितनी भी हो बट इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो अल्टीमेट वाटर शूरिकेन सह सके। काफ़ी लोगों का कहना है कि यहाँ पे पिकाचू अल्टीमेट वाटर शूरिकेन को रोक सकता है, क्योंकि अल्टीमेट वाटर शूरिकेन को बनाने में ग्रेनिंजा को काफ़ी टाइम लगता है। आई नो गाइस, अल्टीमेट वाटर शूरिकेन को बनाने में ग्रेनिंजा को टाइम तो लगा था, बट अगर सही कहूँ तो पिकाचू तब भी इसे नहीं रोक पाएगा। क्योंकि अगर आपने एक बात गौर की है तो जब ग्रेनिंजा अल्टीमेट वाटर शूरिकेन बनाता है तो इसके आसपास एक वाटर ही और आ जाता है, एक वाटर वोर्टेक्स की तरह। सो अगर पिकाचू इसे रोकने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि पिकाचू को चोट लग जाए। बट पिकाचू यहाँ पे एक अटैक कर सकता है इलेक्ट्रोवेब, जिसके कारण यहाँ पे इसकी वाटरी ऑरा के कारण इसे और ज़्यादा डैमेज होगा, क्योंकि ऑलरेडी ग्रेनिंजा वाटर टाइप है और वो पानी से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे ग्रेनिंजा को अल्टीमेट वाटर शूरिकेन बनाने में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है अगर पिकाचू ने इलेक्ट्रोवेब यूज़ कर दिया। बट अगर इलेक्ट्रोवेब के अलावा कोई अटैक परफॉर्म करता है तो मुझे नहीं लगता है ग्रेनिंजा को इतना डैमेज होगा, क्योंकि थंडर परफॉर्म करने में ऑफकोर्स उसे टाइम लगता है। एंड गाइस, ग्रेनिंजा को चाहे कितना भी टाइम लगा हो, लेकिन अगर आप ठीक से देखें तो ग्रेनिंजा को अल्टीमेट वाटर शूरिकेन बनाने में सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड लगा था, महज 3 सेकंड। और फायर करने में जहाँ तक मुझे लगता है सिर्फ 2 ही सेकंड लगे होंगे। तो सिर्फ 5 सेकंड चाहिए ग्रेनिंजा को पिकाचू का काम तमाम करने के लिए। एंड मुझे नहीं लगता कि उतने समय वो कोई पावरफुल इलेक्ट्रिक टाइप अटैक कर पाएगा इलेक्ट्रो बॉल के अलावा।
लेकिन अगर पिकाचू ने इलेक्ट्रो या फिर थंडर अटैक यूज़ कर दिया तभी मुझे नहीं लगता है कि वो एक बार में फेंट होगा। ऑलरेडी वो मेगा सेप्टाइल के 2 लीफ स्टॉर्म को सह चुका है और अलान की चार्जार्ड के 2 ड्रैगन क्लॉ को भी। सो यह इसमें एक बार में तो फेंट होना पॉसिबल नहीं है, बट ग्रेनिंजा का अल्टीमेट वाटर शोरिकेन पिकाचू को 1 हिट नॉकआउट कर सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये मूव काफ़ी पावरफुल है एंड पिकाचू की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इस अटैक को सह सके। सो जहाँ तक मुझे लगता है पिकाचू के पास फिलहाल के लिए तो ऐसा कोई मूव नहीं है जो कि ऐश ग्रेनिंजा को हरा सके। सो गाइस, एज फार एज आई थिंक पिकाचू वर्सेस ऐश ग्रेनिंजा की इस बैटल का विनर ऐश ग्रेनिंजा रहेगा। सो पिकाचू को फाइनली एलिमिनेट करके ऐश ग्रेनिंजा बनता है इस पूरी सीरीज का विनर। इतनी जल्दी खुश हो गए? दिस बैटल इज नॉट येट ओवर। पिकाचू के पास अभी भी अपना एक अल्टीमेट मूव बाकी है, उसका ट्रम्प कार्ड। मैं बात कर रहा हूँ 10 मिलियन वोल्ट थंडरबोल्ट की। एंड इस मूव का नाम लेते ही मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि पिकाचू इस बैटल को जीत चुका है। इसके आगे मुझे और कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जोक्स अपार्ट, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। मैं बिल्कुल ही मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस बार सीरियसली कह रहा हूँ पिकाचू इस मूव के जरिए जीत जाएगा, क्योंकि ग्रेनिंजा में चाहे जितनी भी ताकत हो, चाहे उसका अल्टीमेट वाटर शोरिकेन जितना भी पावरफुल हो, इस मूव की बराबरी नहीं कर सकता। पिकाचू का ये मूव ऐश के किसी भी पोकेमॉन की अर्थी उठा देगा। इवन ऐश के मोस्ट ड्यूरेबल पोकेमॉन इन्फर्नेप का भी जनाजा निकल जाएगा। सो या गाइस, 10 मिलियन वोल्ट थंडरबोल्ट के कारण पिकाचू को कोई नहीं हरा सकता एंड इसी कारण ये ना सिर्फ ऐश ग्रेनिंजा बल्कि ब्लेज इन्फर्नेप, चार्जार्ड, मैग्नेटल सबसे पावरफुल है। काफी लोगों का मानना है कि पिकाचू फिलहाल के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है क्योंकि उसे जायगेंटामैक्स फॉर्म हैंडल करना नहीं आता। जब वो फ्यूचर में ये सीख जाएगा तब वो स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा। बट गाइस, ऐसा नहीं है। पिकाचू अभी भी सबसे ताकतवर है बिना जीमैक्स फॉर्म के ही, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास 10 मिलियन वोल्ट थंडरबोल्ट है जिसका सामना ऐश का कोई भी पोकेमॉन नहीं कर सकता। फिलहाल के लिए देखा जाए तो जीमैक्स फॉर्म की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 10 मिलियन वोल्ट थंडरबोल्ट ऐश की किसी भी पोकेमॉन को आराम से हरा सकता है। ग्रेनिंजा का अल्टीमेट वाटर शोरिकेन कितना ही पावरफुल हो, बट 10 मिलियन वोल्ट थंडरबोल्ट उसके चीथड़े उड़ा के रख देगा। काफी लोगों का ये पॉइंट रहा है कि ग्रेनिंजा डबल टीम से बच सकता है, बट गाइस ऐसा नहीं है। जी मूव असल में एक अनअवॉइडेबल मूव है जिससे आज तक कोई भी नहीं बचा है। पूरे एनिमे में जब भी जी मूव यूज़ होता है सामने वाला एक ही बार में फेंट हो जाता है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जी मूव यूज़ हुआ हो और सामने वाला बच गया हो। ऐश ग्रेनिंजा का अल्टीमेट वाटर शोरिकेन क्या, अगर हम ऐश ग्रेनिंजा के अल्टीमेट वाटर शोरिकेन के साथ ही साथ ब्लेज इन्फर्नेप के फुल पावर फ्लेयर ब्लेड्स को भी डाल दें, तब भी ये मूव डेफिनेटली उन दोनों को अकेले ही ओवर पावर करने की काबिलियत रखता है, क्योंकि ऑलरेडी ये मूव गार्डियन ऑफ अलोला को हैंडल कर चुका है एंड ना सिर्फ हैंडल कर चुका है बल्कि गार्डियन ऑफ अलोला तक को ओवर पावर कर चुका है। पिकाचू ने इस सीन में जितना पावरफुल मूव फायर किया है, आज तक उतना पावरफुल मूव पूरे पोकेमॉन एनिमे में किसी भी नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन ने फायर नहीं किया है। गाइस, अगर आपको मुझ पे शक है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिकाचू के 10 मिलियन वोल्ट थंडरबोल्ट की लिंक दी है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं कि 10 मिलियन वोल्ट थंडरबोल्ट कितना पावरफुल है। और मुझे नहीं लगता कि ऐश का कोई भी पोकेमॉन 10 मिलियन वोल्ट थंडरबोल्ट को सह सकता है। सो गाइस, फाइनली ऐश ग्रेनिंजा को इस टूर्नामेंट से एलिमिनेट करके पिकाचू बनता है इस टूर्नामेंट का विनर। सो द विनर ऑफ द मैच एंड द विनर ऑफ दिस सीरीज एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ऑफ ऐश इज पिकाचू। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ऐसी पोकेमॉन वीडियोस देखने के लिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।